प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ है अनिल सिंह सर। अनिल सर, बहुत-बहुत स्वागत। राम, राम। नमस्कार, जय सिया राम। सभी देखने वालों को भी हमारी ओर से जय सिया राम। जी, हो सकता है हमारे कई दर्शकों से आपकी पहले मुलाकात हो बाबा जी के चैनल पर। आज आप हमारे साथ भी हैं और सर, बड़ी सारी बातें होती हैं कि एक वोट बैंक है, एक तुष्टीकरण होता है उसका और ऑफ कोर्स वो कम्युनिटी है मुस्लिम वोट बैंक कम्युनिटी। मैं रिलीजियस बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, जो वोट बैंक कम्युनिटी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो एक वोट बैंक की तरह कार्य करती है, वो एक वोट बैंक की तरह सत्ता में रहती है, लगातार रहती है। अभी हाल-फिलहाल में कर्नाटक में आ गई है, तेलंगाना में आ गई है और अनटिल अनलेस बीजेपी उसको पूरी तरह जो है उसको बीजेपी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो वो प्रयास यही रहता है उस वोट बैंक का हर प्रदेश में, हर देश में मतलब हर जगह पर, हर चुनाव में कि हमको किसी प्रकार से भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है। स्ट्रैटेजिक वोटिंग रहती है उनकी। और बाकी उनके जब वो सत्ता में जाते हैं, उनके क्रियाकलाप अलग होते हैं, अवैध धंधों में काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर अभी हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु होती है, तो वहाँ पे 40-50 हज़ार का जनाज़ा जाता है। एक गुंडे टेररिस्ट के अ, मृत्यु पर इतने लोग इकट्ठा होते हैं और अभी तो कुछ सालों से जो है दंगे नहीं हो रहे हैं, तो शांति है, वरना पहले तो ये सब भी बहुत मेजर स्केल पर होता था। पर वो है और वो भारत की सच्चाई है। ज़ाहिर-सी बात है कि साथ हैं, रहना है और कैसे रहना है, यह हमको आपको तय करना है। पर मैं अनिल सिंह सर से जानना चाहूँगा, सर कुछ समाधान है क्या कि अ, हम देखिए हम सबसे पहले तो एक ही काम करते हैं, हम वोट देके भाजपा को सत्ता में लाते हैं, पर समाज क्या करेगा? सिर्फ सत्ता में सदैव एक पार्टी तो रह नहीं सकती। तो समाज अपने आप को कैसे बचाएगा या इनके अ इनके मंसूबों को कामयाब ना होने दें, तो हमारा हिंदू समाज क्या करे? अनिल सर। बड़ा ही जटिल प्रश्न पूछ लिया है आपने संदीप जी। मैं आता हूँ उस पर, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी ओर से ये स्पष्ट कर दूँ कि आपके चैनल पर सामने दिखाई पड़ना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपका चैनल जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस चैनल पर डॉक्टर अंकित शाह जैसे लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और डॉक्टर गौरव प्रधान इसके नियमित अतिथि हैं। तो ऐसे चैनल पर मेरे जैसा एक मामूली आदमी आकर के कुछ बोल रहा है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है और वास्तव में मैं इस चैनल पर आकर के कुछ बात करने लायक हूँ या नहीं हूँ, इसका फैसला तो मैं दर्शकों पर ही छोड़ता हूँ। आपको पता लगेगा उनकी प्रतिक्रियाओं से। अब आपका सवाल कि ये जो एक इस्लामी विचारधारा की ओर से सतत आक्रमण हिंदू समाज और भारत देश पर चल रहा है पिछले 1200-1300 सालों से, इसका प्रतिकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वास्तव में अ, बहुत ज़्यादा चिंतन इस पर हो नहीं रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और तरह-तरह के लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। आरएसएस जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, आरएसएस जो है केवल सेवा कार्य में लगा हुआ है, जो उसका असली काम है हिंदुओं की रक्षा करना वो नहीं कर रहा है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तरह-तरह की बातें हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार के लिए छोड़ दिए गए हैं कि वो सरकार ही करेगी। कुछ ऐसा है जो दूसरे संगठन हैं, आरएसएस जैसे वो करेंगे। कुछ छुट-पुट विचारक और हैं, जो अपनी राय देते रहते हैं और उनकी राय भी जो है सबकी राय सही है। जो भी लोग जो भी कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। लेकिन उनके जो प्रयास हैं वो अ, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन उनको मिल नहीं रहा है। कोई एक चैनल पर कुछ कह रहा है, कोई दूसरे चैनल पर कुछ कह रहा है और दोनों चैनलों में जो लोग बैठ रहे हैं उनके बीच में ही जो है वो तारतम्य की कमी दिखाई पड़ती है। पर यहाँ तक कि दुश्मनी तक दिखाई पड़ती है, एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए,
ऐसा है कि थोड़ा-सा मैनेजमेंट के जार्गन का इस्तेमाल करूँगा, आप चूँकि उस फ़ील्ड के हैं, तो आप तो समझ लेंगे और आशा करता हूँ दूसरे लोग भी समझ लेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, तो एक होता है उसका मिशन। मिशन को हिंदी में शायद ध्येय ध्येय उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है। ध्येय का शाब्दिक अर्थ हुआ जिसका लगातार ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने योग्य। तो किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का जो मिशन स्टेटमेंट है, वो तो संक्षेप में ये बताता है कि उस ऑर्गेनाइज़ेशन के एक ऑर्गेनाइज़ेशन के तौर पर एग्ज़िस्ट करने का कारण क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है? और दूसरी ख़ासियत उसके मिशन स्टेटमेंट में ये होनी चाहिए कि वो अपने से जुड़े हुए जो उसके भी संगठन के जो भी लोग हैं, एम्प्लॉइज़ या मालिक लोग, उनको लगातार ये ध्यान दिलाता रहे कि वो समाज के एक बहुत किसी एक ख़ास हिस्से के, किसी ख़ास एक इच्छा की, किसी ख़ास एक यूटिलिटी की जो है पूर्ति करने के लिए एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। तो हमारा ध्येय क्या है? जो दूसरा आपने नाम लिया जो एक कल्ट है, इस्लाम, उनका ध्येय तो बिल्कुल स्पष्ट है। ध्येय की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्पष्ट है। उनका ध्येय ये है कि पूरी दुनिया को जो है अपनी विचारधारा में बिल्कुल बहा ले जाना, उसको समाहित करना, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग उनके लिए उचित नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाए, उनके हिसाब से चले। तो ये है उनका ध्येय। और जब ये मिशन स्टेटमेंट को जो है, जब हम कोई एक डेफिनिटिव ऐसा टारगेट दे करके जिसको कि हम नाप सकते हैं, जिसको मॉनिटर कर सकते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसी उसी दिशा में चल रहे हैं कि नहीं, रोज़ हम अपने लक्ष्य की पूर्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, और इसके साथ एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी जाती है। तब ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य। तो अभी साल 2 साल पहले जो एक पीएफआई का फुलवारी शरीफ मॉड्यूल जो पकड़ा गया, उसमें एक डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। वो 7-8 पेज का डॉक्यूमेंट है केवल, हुँ, जो इनके ऑब्जेक्टिव की ओर इशारा करता है। इशारा क्या करता है? साफ ऑब्जेक्टिव के बारे में ही लिखा हुआ जी, है। और वो लिखा हुआ है कि 2047 तक भारतवर्ष को इस्लामी राष्ट्र बना देना है। जी, अब पूरी दुनिया को इस्लामी राष्ट्र बना देने का तो इनका मिशन ही है। हुँ, लेकिन अब इसके साथ उन्होंने जोड़ दिया है, एक डेट जोड़ दी है और एक स्पेसिफिक एरिया की बात उन्होंने की है। और इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर क्या बनेगा ये डॉक्यूमेंटेड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम जब कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ है। हिंदू राष्ट्र का कोई संविधान जो है कभी किसी ने लिखने की आज तक कोशिश नहीं की। तो ये जब कहते हैं कि हमको भारत देश को इस्लामी राष्ट्र बनाना है और 2047 तक बना देना है, तब ये हो जाता है एक टारगेट, गोल। और फिर अगले 7-8 पृष्ठों में जो उनका जो दस्तावेज बरामद हुआ है, उस 7-8 पृष्ठों में उन्होंने वो कैसे बनाना है उसका रोड मैप पूरा जो है डिस्क्राइब किया है उन्होंने। तो हमारा मुकाबला एक ऐसे शत्रु से है जिसका गोल बिल्कुल क्लियर है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको क्या करना है और हुँ। कैसे करना है। और सबसे तो अच्छी अगर बात सर हमें कि जी, मैं सॉरी इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि उसमें उन्होंने ये कहा कि उनको उनके समाज के सारे लोग की आवश्यकता भी नहीं है। उनको उनके समाज के 10% भी अगर मिल जाते हैं, तो भी उनका काम हो जाएगा। दे आर नॉट वो तो डिपेंडेंट ऑन देयर ओन ओन एंटायर सोसाइटी। जी। ठीक है, इट इज़ अ मैटर ऑफ डिटेल। उन्होंने रोड मैप प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये बताया है कि हमें अपना गोल अचीव करने के लिए 10% लोगों की ही ज़रूरत है केवल। वो 10% लोग जो है वो एक्टिव रहेंगे उनके मिशन में। बाकी 90% जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि उसके विरोध में खड़े होंगे या पैसिव रहेंगे। या बस वो ये समझ लीजिए कि वो 10% लोगों जितना एक्टिव वो नहीं रहेंगे। मगर वो जिस तरीके से मॉरल और दूसरे किस्म के सपोर्ट हो सकते हैं, वो सारा बाकी 90% लोग प्रोवाइड करेंगे, करते रहे हैं अभी तक। तो उनका तो गोल क्लियर है। अब सवाल ये है कि हमारा गोल क्या है?
हुँ। अब उनका गोल अगर 2047 तक कन्वर्ट करने का है और हमारा गोल केवल अगर यही है कि उनका गोल पूरा नहीं होने देना है, तो देखिए ये तो कोई गोल है ही नहीं। आप तो पढ़े हुए, पढ़े-लिखे, मैनेजमेंट भी मतलब पढ़ रखा है आपने, खुद ही मैनेजर हैं। तो आप जानते हैं कि गोल जो है एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डिफाइंड होना चाहिए क्लियरली और इन टर्म्स में डिफाइन होना चाहिए कि उसको नाप सकें, उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकें। उनका गोल पूरा नहीं होने देना है, ये कोई टारगेट हुआ आप बताइए? उनका गोल है कि हमको बना देना है, 2047 तक बना देना है। तो आप आपका बार-बार भी जो डिफेंसिव पे नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। ऋषि अरविंद ने ये चीज़ कही है जो मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षात्मक लड़ाई लड़ करके आज तक कोई जीता नहीं है। सुरक्षात्मक लड़ाइयाँ ही हम लड़ते रहे। जब इस्लामी आक्रमणों की जब शुरुआत हुई है देश में, तो हम लोग जो है शुरू से ही डिफेंसिव पोस्चर ही हमने अख्तियार करके रखा। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया, तराइन की पहली लड़ाई में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया और हराने के बाद अब वो जो है भाग गया छोड़ करके मैदान। मैदान छोड़ के भाग गया, हम लोग मस्त हो गए कि भगा दिया उसको। लेकिन हार नहीं हुई उसकी, भाग करके उसने और जोर-शोर से वो तैयारी में लग गया और साल भर के बाद ही जब वो दोबारा लौटा, तो पृथ्वीराज चौहान को उसने दूसरा मौका नहीं दिया। उनका तो गोल स्पष्ट था कि उनको क्या चाहिए, हमारा गोल स्पष्ट नहीं था। हमने खाली जो है उनको मैदान से भगा दिया, इसी में हम खुश हो गए। तो इस तरीके का लक्ष्य लेकर के चलने से जो है काम नहीं चलेगा। तो सर हम तो ये समझते सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बल्कि पृथ्वीराज चौहान जी से पहले हमारे पास इतिहास था श्री बप्पा रावल जी का और श्री सुहेलदेव पासी जी का, राजा सुहेलदेव पासी जी। दोनों ने वह कार्य किया था कि 150-200 साल तक छुट्टी कर दी थी। ये लोग का आना ही जी, बंद कर दिया था। जी। जी। तो ये तो देखिए फिर उस विषय पर आ गए कि इतिहास की जानकारी हमको नहीं है, इतिहास की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक काम है जो किसी न किसी को तो करना है और ऐसा नहीं है कि उस काम में जो लोग लगे हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हमारी इस लड़ाई में ज़रूर कर रहे हैं। तो वो एक उसका पार्ट है, वो भी किसी को तो करना है। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस पर जो है बहुत विद्वान लोगों को, बहुत बड़े-बड़े लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग जो है इन विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर जो चर्चा करते हैं, वो अधिकांश चर्चा जो है वो केवल चर्चा के लिए है, बुद्धि विलास का साधन जो है बन करके रह जाती है। बाबा जी के साथ हमने कई डिस्कशंस में इस्लाम की जो है जो खूबसूरती है, जो उनकी फिलॉसफी है, उसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन हमें कुछ करना है, इसकी कभी बात नहीं होती। तो हमें कुछ करना चाहिए, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा था कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? जब उनके साथ जो है 2047 का एक लक्ष्य जो है, एक डेट उन्होंने डिफाइन कर रखी है, तो हमें भी अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक डेट डिफाइन करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारे लिए उनसे कम से कम 10 साल पहले 2037 2037 तक हमें इतना ऐसा कुछ कर देना चाहिए जो कि अभी डिफाइन नहीं है, उसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि उनको ये समझ में आ जाए कि भाई अब हमारा ये लक्ष्य जो है पूरा नहीं हो सकता, अब हमें इसको छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद वो धीरे-धीरे छोड़ेंगे, 2047 आते-आते जो है वो उनका पूरा फेज़ आउट कर जाएगा कार्यक्रम। तो पहले तो हमें अपने लक्ष्य के लिए जो है एक तिथि निर्धारित करनी चाहिए कि इस तारीख तक हमको ये काम करना है। अब वो काम क्या होगा? वो काम जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो कई दिशाओं से चलेगा। जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ये PERT चार्ट बनाते हैं, तो हमें हमें भी जो है एक PERT चार्ट बनाना होगा। अपने लक्ष्य साधन के लिए एक PERT चार्ट बनाना होगा, क्या-क्या काम करने हैं, अ, कितना उसमें समय लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा और फिर एक एक टास्क जो है वो दूसरे को लीड करेगा, दूसरा तीसरे को, इस तरीके से अल्टीमेटली करते-करते
2037 तक हमारा एक लक्ष्य है जो पूरा हो जाना चाहिए। अब क्या है कि इस लक्ष्य के बारे में बहुत लोग चिंतित हैं। इनमें से एक सज्जन हैं जिनका नाम है पंडित तुफैल चतुर्वेदी। गुरुजी, गुरु बनाने लायक व्यक्ति हैं। अब मैं तो उनको साक्षात परशुराम का अवतार ही समझता हूँ। जिस तरीके की वो बातें करते हैं वो कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उनका ये कहना है, और आप सोच करके देखिए तो वो जो कह रहे हैं उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। उनका ये कहना है कि हमें जो है घर वापसी पर फोकस करना चाहिए। आज की तारीख में मुसलमानों की संख्या जो है वो 20-25 करोड़ के आसपास हो गई है देश में। जाहिर है कि इतने सारे लोगों को जो है वो मारा नहीं जा सकता। तो क्या करना चाहिए? तो एकमात्र रास्ता यही है कि हम उनको जो है वापस हिंदू धर्म में ले आएं। और ये आप एक तरह से समझ लीजिए कि जो हम जिस पर्ट चार्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी ये फाइनल एक्टिविटी हो गई। फाइनल एक्टिविटी हो गई कि उनको हिंदू धर्म में वापस ले आएं। 2037 तक इतने लोगों को हम हिंदू धर्म में वापस लेकर के चले आए कि जो बचे खुचे लोग हैं उनका उत्साह जो है वो मंद पड़ जाए। वो अपना एफर्ट जो हमें मुसलमान बनाने का जो वो प्लान बना रहे हैं उसको वो छोड़ दें। तो अंतिम एक्टिविटी है घर वापसी। अब अंतिम एक्टिविटी से पहले की बहुत सारी एक्टिविटीज, इसमें खाली हमारे कहने से सोचने से कुछ नहीं होगा, ये और लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन ये क्लियर है कि क्या क्या काम इसमें करना होगा हमको। अच्छा, काम पर आने से पहले अभी टाइम की बात हम कर लेते हैं। 2037 तक हमें ये लक्ष्य पूरा करना है। और ये जो पूरा ये लक्ष्य है इसकी प्राप्ति के लिए बहुत छोटे छोटे भी हमको लक्ष्य जो है निर्धारित करने पड़ेंगे। एक पूरा होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, ये होते होते अल्टीमेटली यहाँ तक आएगा। तो हमारा प्लान जो इस तरीके का होगा कि शॉर्ट टर्म गोल होगा एक, वो हमारे लॉन्ग टर्म, सारे जितने शॉर्ट टर्म गोल होंगे वो हमारे अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल में डवटेल की तरह से जो है फिट होंगे। तो एक हमारा गोल होना चाहिए जो मान लीजिए कि केवल मैं कहता हूं 2 महीने में पूरा होने वाला। हम कुछ ऐसा करें जो जिसका असर जो है 2 महीने में दिखाई दे और उसकी पूर्ति से जो है फिर आगे का काम करने में हमें सुविधा हो। तो आगे की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं एक डायवर्शन लूंगा। आज से करीब 25 एक साल पहले जब मैं फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा था तो जनरल मैनेजमेंट के पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि 2 आउटस्टैंडिंग लीडर्स के नाम लिखिए और अब बताइए कि उनको आप क्यों आउटस्टैंडिंग लीडर समझते हैं। तो मैंने उसमें 2 आदमियों के बारे में लिखा था। एक का नाम था विंस्टन चर्चिल और दूसरे का नाम था इमरान खान। इमरान खान वही जो आजकल पाकिस्तान में जेल में दो बंद हैं। दो बहुत बढ़िया विपरीत ध्रुव चुने सर आपने। मैं बताता हूँ, इस पे बहुत जी, ज्यादा देर तक चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन रेलेवेंस नहीं, नहीं, आपको समझ प्लीज। में आएगा कि मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। इमरान खान उस समय तक जो है एक क्रिकेटर के तौर पर ही जाने जाते थे, राजनीति में भी नहीं आए थे। शायद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए चंदा वंदा इकट्ठा करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन अदरवाइज वो एक क्रिकेट खिलाड़ी, एक क्रिकेट कप्तान के तौर पर ही जाने जाते थे। 1987 में बेंगलोर में एक टेस्ट मैच खेला गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच था। उसके पहले के 4 टेस्ट मैच ड्रा रहे थे और चौथे टेस्ट मैच के बाद रवि शास्त्री ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम लिखते हुए उन्होंने कहा था कि दिस टाइम वी आर द बेटर साइड। हालांकि जीत नहीं पाए थे चारों में से एक भी मैच, मगर हर मैच में पलड़ा हमारा भारी था। तो उन्होंने शुद्ध शब्दों में ये कहा कि इस बार हम बेहतर टीम है। तो उस टेस्ट मैच में क्या हुआ कि अल्टीमेटली पाकिस्तान वो मैच 16 रन से जीत गया। वो मैच आज भी जो है हमारे दिमाग में मतलब एक जख्म की तरह से पड़ा हुआ है। उसके ऊपर ही मैं अकेले आधा आधा घंटा तो कम से कम बोल ही सकता हूँ। तो उसमें पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और लगभग 3 साढ़े 3 घंटे में 116 रन पे आउट हो गई पूरी टीम। और पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ तो इंडिया का स्कोर था 68 फॉर 2।
अब सबसे बड़ी बात ये है संदीप जी कि ऐसी स्थिति में भी कोई कप्तान ये सोचता है कि मैच अभी भी जीता जा सकता है। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर वही हार मान गया होता, पहले ही दिन हार मान गया होता, तो फिर आगे जीत का सवाल ही नहीं था, तो फिर ये कोई ऐसा ऐतिहासिक मैच ही नहीं होता जो हमें याद रह जाए। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे दिमाग में ये बात जो है बिल्कुल घर कर जानी चाहिए कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हो गया, अभी भी जो है हमारी जीत हो सकती है, मैच अभी भी जीता जा सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जो मैं 2 बिल्कुल सर। महीने के लक्ष्य ये जो 2 महीने के लक्ष्य की बात मैं कर रहा था, अगर हम इसको एक लक्ष्य ऐसा डिफाइन कर देते हैं, वेल डिफाइंड लक्ष्य, और फिर उसको अचीव भी कर लेते हैं 2 महीने, तो हमें ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं यार हो सकता है काम। हुँ, ये बिल्कुल असंभव जैसा काम नहीं है, ये हो सकता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट टर्म गोल हमें डिफाइन करना चाहिए, और वो शॉर्ट टर्म गोल ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल है, उसमें जाकर के फिट होना चाहिए, उधर ही की तरफ लीड करना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा, कुछ काम ऐसे हैं जो इंडिविजुअल को करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट्स को करने हैं। जी। तो उन्हें सब हैं। हुँ, और यहाँ पर थोड़ा-सा एक हल्का-सा मैं डाइवर्जन और लूँगा। एक सज्जन हैं, उनका नाम है अब्दुल सालिम चतुर्वेदी। उनके अच्छा, पूर्वज कभी रहे होंगे चतुर्वेदी, चारों वेद पढ़े होंगे किसी ने उनके खानदान में। तो आज भी वो टैग जो है वो कैरी कर रहे हैं, अब्दुल सालिम चतुर्वेदी। उनका एक वीडियो जो है बहुत पुराना है, लेकिन इधर फिर से वायरल हुआ था कोई 1 महीना पहले। उसमें वो ये कह रहे हैं, उसमें वो आह्वान कर रहे हैं, अपने मुस्लिम भाइयों से आह्वान कर रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि कहीं पर आप एक तख्ती लेकर के खड़े हो जाते हैं, अकेले प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी बाजार में, तो उससे क्या हो जाएगा? होगा। जी। आज आज ये जो अ, विदेशी जो हैं, जो भारत में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आ रहे हैं, वो जब देखेंगे कि कहीं एक आदमी एक तख्ती लेकर के खड़ा है, तो वो सोचेंगे, "अरे भाई, यहाँ तो प्रोटेस्ट हो रहा है।" तो वो जो है दोबारा अपने इरादे के बारे में विचार करेंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करें कि न करें। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनकी कम्युनिटी का लक्ष्य जो है, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअली आदमी बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है, एक-एक इंडिविजुअल का स्टडी करना तो हमारे बस के बाहर की बात। लेकिन एक कम्युनिटी का लक्ष्य जो वो मौलाना कह रहा है कि आपका लक्ष्य ये है कि आप हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट को आने से रोकें, और हुँ, इसके लिए अगर और कुछ नहीं कर सकते तो एक तख्ती लेकर के ही कहीं खड़े हो जाइए। तो मैं केवल उनकी इस बात को बोरो कर रहा हूँ कि आप ये न सोचें कि आपके ये करने से क्या हो जाएगा। आपके छोटा से छोटा काम करने से भी जो है, चूँकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आपके हुँ। एक छोटे से काम से भी जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आप सर मैं रियलाइज़ करें। जी, आपकी इस बात हाँ, को मैं बिल्कुल इस पे एकदम सहमत हूँ। मैं आपको 2 अपने छोटे से उदाहरण बताना चाहता हूँ, सेम बात में, सेम ज़ोन में, और थोड़ा-सा इतिहास से भी। आपने क्रिकेट मैच की बात की सर, एक क्रिकेट मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार, मतलब पूरे क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 400 रन क्रॉस किए थे, 434, 432 कुछ रन मारे थे। और ऑफ कोर्स जब पहली बार 400 क्रॉस हुआ है वनडे में, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो हारना तो तय है। तो साउथ अफ्रीका ने उस मैच में जो है 436 मार दिए और जीत गई। तो मेरे एक सीनियर थे, वो एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे इस मैच को लेके कि उस दिन सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ 11 लोगों को पता था कि जीतेगा कौन। वो थी साउथ अफ्रीका की टीम, सिर्फ उनको पता था कि कौन जीतेगा। बाकी सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो वह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, और ऐसा ही दृढ़ विश्वास हमारे पूर्वजों ने, ये जो पूरा काल बीता है, सन 1000 से लेकर सन 1857 तक चलिए मान लेते हैं, जहाँ इस्लामिक रूल ने हमको हमारी छाती पे मूंग दला, रौंदा, सब कुछ किया, क्या नहीं किया इन्होंने। पर अगर हमारे पूर्वजों ने, और आप और हम सर यूपी में रहते हैं,
सबसे ज़्यादा तो यूपी की ज़मीन पर इन्होंने अत्याचार किए ना, सबसे ज़्यादा रूल तो यूपी की ज़मीन पे रहा। आज के यूपी की ज़मीन पे, मध्य प्रदेश पे हम तो ज़मीन छोड़ के नहीं भागे, हमारे पूर्वज तो ज़मीन छोड़ के नहीं भागे। उस काल में जब सत्ता कभी हाथ में नहीं थी, आज तो सत्ता हाथ में। आज तो सत्ता हिंदुओं के हाथ में है, योगी जी के हाथ में है। तो जब सत्ता नहीं थी साथ में, जब अगर तब वो सर्वाइव किए और तब वो थ्राइव कर गए और आज इस पोज़ीशन पे आ गए कि हम वापस से रिवाइव कर सकें अपने आप को। तो आज तो हमारे पास बहुत कुछ है। पहले के लोगों के पास तो वो भी नहीं था। जब श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने की प्रक्रिया शुरू की थी, तब किस हालात में की थी? अकेले ही किया और फिर उसके बाद उसको अकेले गाँव-गाँव और आज देखिए उस श्री रामचरितमानस का क्या योगदान है पूरे धरती पर। इतना योगदान तो उनको भी नहीं पता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका इतना अद्भुत योगदान होगा। खैर, आज आप अपना काम करें और एक छोटा लाइक शेयर भी मायने रखता है सर। मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों मैं प्रारब्ध में जितनी हमारी टीम आप दिखती है, मैं इस टीम से मेरी मुलाकात ही इस मारे हुई कि कोई और मेरे जानने वाले थे, वो इन लोग की पोस्ट लाइक और शेयर करते थे। ये 2012, 13, 14 की बात है। वो सिर्फ लाइक करते थे, शेयर भी नहीं करते, सिर्फ लाइक करते थे। तो लाइक करने से क्या होता था कि मेरी फीड पे आ जाता, मैं पढ़ता था। मुझे इन लोग का लेखन अच्छा लगता था, पुष्कर सर का, राजीव मिश्रा जी का, तुफैल जी का, अवनीश सर का, रंजय भाई का, बाबा जी का। तो फिर मुझे धीरे-धीरे कि मुझे इन लोगों से मिलना चाहिए। तो मैंने प्रयास किया, मैं मिला और आज देखिए आज यहाँ बैठे। कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं। किसी एक आदमी के तो एक इंडिविजुअल प्रयास पर मैं आपकी एक बात से बहुत सहमत हूँ सर, कि एक लिस्टिंग होनी चाहिए कि क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि बड़ा वेग चल रहा है मामला। घर वापसी हो तो कैसे हो, उसके लिए क्या रिसोर्सेज़ चाहिए, उसके लिए किस प्रकार का ऑर्गेनाइज़ेशन बनना चाहिए, कौन आदमी किस लेवल पे क्या कर सकता है और घर वापसी के सतत प्रयास लगातार कैसे कंटीन्यूअसली टुकड़ों में ना हों, जितने लोग कर रहे हैं वो आपस में संबंध बनाएँ और उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस हम क्या बताकर अगले को यहाँ ले आएँ। और बहुत बड़ी संख्या तो सर हमारे हिंदुओं में जिसको समझाना ज़रूरी है कि भैया इन लोग की घर वापसी ज़रूरी है, तुम्हारा सेक्युलरिज़्म छूटना बड़ा ज़रूरी है। और ये भी बड़ा प्रयास हो सकता है कि चलिए ठीक है, आप उस कम्युनिटी में जाके घर वापसी ना करा रहे हो, कम से कम अपने आस-पास जो सेक्युलर दिखे उनकी तो बुद्धि स ठीक करिए कि भैया सेक्युलर होने की वजह से पंजाब को, कश्मीरी पंडितों को, बंगालियों को अपनी 3/4 ज़मीन छोड़नी पड़ी, भागना पड़ा सिर्फ़ इस मारे कि वो सब सेक्युलर थे। तो सेक्युलरिज़्म आपको बचाएगा नहीं। तो यह सब बातें जो हैं, बात आप एकदम सही कह रहे हैं कि एक चार्टर और डेट भी तय करनी बड़ी ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि यदि ये इस प्रकार की कोई बात मतलब आप कुछ हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या कैसे होना चाहिए। हम कंपाइल करेंगे, हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, आप उस लिंक को प्रॉपर शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ और हम उस विषयों पर 1-1 लाइन, 2-2 लाइन जो हम लिख रहे हैं या जो हम भविष्य की योजना बना रहे हैं, उस पर हम लगातार चर्चा ज़रूर करेंगे। ये मेरा अनिल सर आपसे वादा है। तो आज का ये जो आपने जी, सर। अरे भाई अभी मत खत्म करिए, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं नहीं, नहीं किया, 10 खत्म मिनट नहीं और। कर रहा हूँ। मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अभी तक जो कहा है, उस पे कार्य होगा यह तय। जी, बताएँ ठीक, अनिल ठीक, ठीक। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा एक और पुस्तक की तरफ, जिसके लेखक हैं मोहम्मद बिन अहमद अस-सलीम। किताब का नाम है 39 वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन जिहाद। उन्होंने अपने इस्लाम मतावलंबी लोगों के लिए ये पुस्तक लिखी है कि जिहाद में भाग लेने के 39 तरीके। और ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, नेट पर जो है फ्रीली अवेलेबल है। 64 पेज की किताब है। आप पूरी किताब ना भी पढ़ें तो उसका केवल जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, एक-एक चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ है उन्होंने सीरियल वाइज़, आप खाली उसको पढ़ लें। तो उसमें जो है पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिहाद का मतलब क्या है। आप किसी उदारवादी किस्म के मोमिन से टकरा जाएँगे तो आपको जिहाद असगर, जिहाद अकबर और तरह-तरह के फंडा आपको समझाएगा। लेकिन ये मोहम्मद बिन अहमद अस-सलीम इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिहाद का मतलब है सीधे-सीधे तलवार लेकर के और नॉन बिलीवर्स के गले काटना, यही जिहाद है उनके हिसाब से। और बिल्कुल यही जो है मोहम्मद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी यही कहते। तो जो 39 तरीकों की जो बात उन्होंने की है, उनमें से 2-4 का मैं ज़िक्र करूँगा।
वो इसलिए करूंगा क्योंकि वो सारी चीजें हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं, हमें भी वो करना चाहिए। एक तो वो कहते हैं कि मेक जिहाद विद योर वेल्थ। अगर आप किसी कारण से, वैसे तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप तलवार लेकर के मैदान में उतर जाएं, किसी कारण से अगर आप ऐसा करने में सक्षम समर्थ नहीं हैं, तो कम से कम इतना कीजिए कि आपका जो पैसा है वो जिहाद के काम आए। तो ये हम लोग जो भी मतलब इस बात से पीड़ित हैं, व्यथित हैं कि इतनी विकट स्थिति है सामने और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर और कुछ वो करने लायक नहीं है, तो कुछ पैसा जो है अपना नियमित रूप से 2-4 ऐसे संगठन हैं, और इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो करना चाहूँगा आपके और कुछ मित्रों को बैठा करके, कि कहाँ-कहाँ पर जो है आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जो कि जिसके बाद फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ये सही जगह जाएगा, सही काम में लगेगा। तो मेक जिहाद विथ योर वेल्थ, ये तो सभी कर सकते हैं। दूसरा एक काम वो कहते हैं कि इम्प्रूव योर फिजिकल फिटनेस। अब आप बताइए इसमें क्या जाता है? अगर आप अपने लिए फिजिकली फिट नहीं रहना चाहते तो देश के लिए रहिए। अगर कोई देश का एक कोई फिजिकल फिटनेस का एक इंडेक्स बनता है, तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप फिजिकली अनफिट हैं, तो आपकी वजह से पूरे देश का जो फिजिकल फिटनेस का जो इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप फिजिकली फिट रहें, और जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तभी जो है आप कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। कम से कम जैसे मान लिया है आप कोई बहुत बड़े सूरमा नहीं हैं, तो भी कहीं बवाल हो जाए तो वहां से भागने लायक तो कम से कम रहें। तो फिजिकल फिटनेस जो है अपना मेंटेन करना, ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद वो 36 चैप्टर हैं, उसमें 3 तो जिहाद के मतलब एक्सप्लेन करने में चले गए, बाकी वो 36 चीजें कहते हैं कि जो लोग कर रहे हैं जिहाद, जो लोग लगे हुए हैं, आप उनकी मदद करें। एक उसमें पॉइंट है इंटरनेट जिहाद। आप जो है इंटरनेट पर उनके पक्ष में लेख लिखें, उनका समर्थन करें, ये भी कर सकते हैं। हम लोग कर ही रहे हैं इस काम को। तो ये तो मतलब ये है कि इंडिविजुअल लेवल पर ही आप स्टार्ट कीजिए। आप अपनी फिटनेस पे काम कीजिए। आप अपने, एक पॉइंट उनका ये भी है कि गिव अप लग्जरी। लग्जरी की अगर आपको आदत लग गई है तो फिर तो आपके सारे रिसोर्सेज, सारा पैसा आपका उसी में जाएगा। आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप अपना पैसा जो है, पैसे से योगदान दीजिए। जो लोग फिजिकली संघर्षरत हैं उनके लिए, उनकी सहायता के लिए, और आप लग्जरी में पड़े हुए हैं, तो आपको अपना पैसा जो है उधर डाइवर्ट करने के लिए अपनी लग्जूरियस लाइफ में से जो है थोड़ा बहुत कटौती करनी पड़ेगी। तो अभी मैं केवल 3 चीज़ों के लिए कह रहा हूँ, बाकी आप वो किताब रेफर कर सकते हैं, या हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा कर सकते हैं कि आप अपनी फिटनेस इंप्रूव कीजिए, आप लग्जूरियस लाइफ की जो आपको आदत पड़ी हुई है उसमें थोड़ा-सा सुधार कीजिए, और तीसरे, आप अपना पैसा जो है कुछ हिस्सा उसका ईयर मार्क कीजिए। जो एक्टिवली जो लोग लगे हुए हैं, आपका जो भी प्लान आप बनाना चाहते हैं उसके लिए। ये तो इंडिविजुअल लेवल पर तो आप अभी प्रयास शुरू करें। उसके बाद जो है कुछ चीजें हैं जो कम्युनिटीज को करनी है। आरएसएस को ये करना चाहिए। अब मान लीजिए आरएसएस को ये करना चाहिए और आरएसएस वो नहीं कर रहा है। हमारे पास उदाहरण है, 2013 में आरएसएस जो है वो मोदी जी को भाजपा के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर पेश करने के पक्ष में नहीं था। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन स्वयं सेवकों के दबाव ने जो है आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व को ये करने के लिए मजबूर किया कि वो अपना जो है पुराना ओरिजिनल विचार छोड़ करके मोदी जी के पक्ष में खड़े हो जाएं। तो अगर जो साधारण लोग हैं, हम आप जैसे, अगर वो कोई चीज चाहते हैं और खुद उसके लिए ईमानदारी से प्रयासरत हैं और लगे हुए हैं, अपना विचार जो है वो प्रकट कर रहे हैं हर जगह पर, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व, उससे भी मतलब किसी को परेशानी हो सकती है। वो मोदी जी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो भी जो है सेक्युलर हो गए हैं। लेकिन अगर जो हम इलेक्टोरेट जो है, अगर हमारा कमिटमेंट जो है, हमारा जो विश्वास है वो बिल्कुल दृढ़ है,
हम लगे हुए हैं अपने काम में और अपना एक्सप्रेस भी कर रहे हैं अपने विचार जगह-जगह पर। तो शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, हम उसको बाध्य कर सकते हैं कि वो अपनी लाइन चेंज करे और जैसे हम कह रहे हैं वैसे चले। तो चूँकि बहुत लंबा हो रहा है और भूमिका ही अभी तक चल रही है, अब मैं वो 2 महीने के लक्ष्य पे आ जाता हूँ बस सीधे-सीधे। जी। देखिए, ऐसा है कि 2 महीने, आज से ठीक 2 महीने बाद, आज 2 तारीख है, 4 जून को जो है लोकसभा के चुनाव का परिणाम घोषित होगा। तो 2 महीना 2 दिन के बाद जो है, ये एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। और जैसा कि हम भी चर्चा कर रहे थे और भी लोग करते रहते हैं कि बिना सरकार के सक्रिय सहयोग के ये बड़ा काम नहीं होने वाला है। नहीं हो सकता। तो सरकार को जो है वो इतनी मजबूती प्रदान करना कि वो राष्ट्र के हित में जैसे निर्णय लेना चाहे वैसे ले सके। अभी तक जो है हम इसमें बुरी तरह से फेल हुए हैं, मैं आपको बता दूँ। ये जो सरकार अभी जो जा रही है, मोदी 2.0, इसका अगर आप देखें तो पहले साल में ही 1-2 बड़े-बड़े फैसले लेने के बाद, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था अनुच्छेद 370 का मॉडिफिकेशन, एक तरीके से उसके जो कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले जो प्रावधान थे वो तो हटा ही दिए उसने। तो उसके बाद से कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कोई रिफॉर्म कर नहीं पाई सरकार। वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसको हमारा समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने एक कृषि कानून बनाए थे 3, वो बहुत ही क्रांतिकारी वो सुधार थे। और बड़े-बड़े लोगों का कहना है, जैसे डॉक्टर आनंद रंगनाथन, उनका कहना ये है कि अगर वो कानून जो है लागू हो गए होते उस समय, तो एक झटके में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2% बढ़ गई होती। मगर उनको ये करने नहीं दिया गया। जो लोग, उनकी रुचि केवल इसमें है कि मोदी काम ही न कर सकें, वो लोग सफल हो गए। इसलिए सफल हो गए कि हम लोग जो कि चाहते थे कि वो काम करें, हम लोग आगे बढ़ कर के नहीं आए। जितना समर्थन उनको हमारा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसी तरीके से उन्होंने जो सीएए जो कानून बनाया था, उसको खैर गनीमत रही, वापस तो नहीं लिया, लेकिन 4 साल तक उसको लागू भी नहीं कर सके, विरोधियों के दबाव के कारण। तो हमें जो है वो इतनी मजबूत सरकार बनानी है कि इस बार जो है वो जो निर्णय जैसे लेना चाहें वैसे लें। और साथ में हमारा इंडिविजुअल जो प्रयास है वो तो लगा ही रहेगा। तो जी। 2 महीने के लक्ष्य की बात हम केवल ये कर रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दिलाइए। हम कह रहे हैं आप उससे आगे बढ़ कर के उनको 450 सीट दिलाने का लक्ष्य रखिए। आपका लक्ष्य अगर 90% भी आप अचीव कर लेते हैं तो उनका काम तो हो गया। तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल में जाकर के डवटेल होगा, वो ये है कि हमें एक बेहद मजबूत सरकार अपने लिए चुननी है। वो 400 कह रहे हैं तो 400 तो ये मान के चलिए कि मिनिमम है। जी। अब इसके लिए और जी। इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। अब लगभग ये हमारा समय पूरा हो रहा है। नहीं, समय की ज़्यादा बात नहीं है डिटेल सर। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाह रहा था कि इतनी महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि कम से कम हमारी जनता को यह तो एहसास हो कि हमारे अपने हिंदू लोग, आपके अपने लोग का सत्ता में होना कितना ज़रूरी है। कम से कम जनता यह बात समझे और यह बात औरों को समझाए कि भाई क्यों ज़रूरी है। हम कह रहे हैं, मान लीजिए लखनऊ में सबको पता है कि राजनाथ सिंह जी जीतेंगे, भाजपा जीतेगी। पर वो मार्जिन इतना ह्यूज होना चाहिए कि हर जगह से आपका ओवरऑल, अब जैसे आपने सीटों की बात की, तो हम हर सीट पे जाके तो नहीं कर सकते हैं, पर अगर हम ओवरऑल अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से आपकी अपनी सीट पर अपने कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जिताइए। उससे क्या होगा कि भाजपा जब ओवरऑल इंडिया में 50% प्लस वोट लेके आती है, वो भी मजबूती देगा कि भाई साहब हाफ ऑफ इंडिया ने रेफरेंडम दिया है मोदी जी के नाम पे। और विपक्षी मिल जाते या ना मिलते, चाहे कुछ भी कर लेते, जीत ना पाते। तो तो ये यह भी एक 2 जरूरी महीने का ये 2 जो जहां महीने है। का लक्ष्य जी। जब हमारा ये पूरा हो जाए, और इसके साथ में और काम चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब हाँ। छोड़ के खाली हम चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। एक बहुत बड़ा काम है अवेयरनेस।
जी, बिल्कुल। मैंने हमारा जो सेक्युलर जमात जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो तो पॉजिटिवली इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि लोग अवेयर न होने पाए। तो आप उनको पता ही नहीं है कि उनके तरफ जो है कितना बड़ा खतरा किन-किन दिशाओं से बढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल। कि एक जैसे मैंने जो ज़िक्र किया 39 वेज़ ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स जिहाद ऐसे कुछ नाम है, जिहाद में भाग लेने के 39 तरीके। ये किताब तो हर आदमी को पढ़ ही डालनी चाहिए, कोई बहुत कठिन नहीं है। अब जब आप पढ़ेंगे तब आपको स्पष्ट होगा कि उनके डिज़ाइन्स क्या हैं। अभी तक तो हो सकता है आप भ्रम की स्थिति में हो, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जैसे शुद्ध गांधीवादी विचारों के आप अनुयायी हो सकते हैं। लेकिन जब आपको ये पता लगेगा कि जिनके साथ आप शांतिपूर्ण ढंग से सह-अस्तित्व मेंटेन रखना चाहते हैं, उनके क्या डिज़ाइन्स हैं, तो आप अलग तरीके से सोचने पर मजबूर होंगे। तो अवेयरनेस जो है वो एक बहुत बड़ा काम है जो लगातार चलते रहना चाहिए। जब जी। तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक किसी और कंट्रीब्यूशन की क्या उम्मीद की जा सकती है आपसे? जी, और मैं सर यही प्रयास रहेगा हमारा कि हम कम से कम अपनी जनता को यह बता पाएँ, कुछ आपने ये सही बताया कि पॉइंट वाइज़ बता पाएँ कि भाई अपनी मनोस्थिति कैसे ठीक रखनी है, अपना अपना ही समाज अपनी ही सत्ता में रहे, ये क्यों आवश्यक है, यह जानना बड़ा ज़रूरी है और ये बताना ज़रूरी है। बच्चों को कि वो क्या देख रहे हैं यूट्यूब पे, कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, उस पर भी थोड़ी नज़र रखनी आवश्यक है। तो सदैव जो है थोड़े-से चौकन्ना ना आदमी सदैव रह सकता है और बिल्कुल, दायित्व तो नहीं, अपने ही लिए ही हम अपने ही लिए कर रहे हैं, अपने परिवारों के लिए कर रहे हैं। हमारी पीढ़ियों ने जो हम पूर्वजों ने जो हमें दिया है आज, जो जीवन हम जी रहे हैं, हिंदू वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। तो हमारा भी ये प्रयास रहे कि हम अपने बच्चों को आगे अपनी भावी पीढ़ियों को यही वे ऑफ लाइफ देकर जाएँ, मज़बूती से देकर जाएँ। अनिल सर बहुत-बहुत धन्यवाद अब इतनी मैं आपसे जानकारी जी, जी सर। एक अनुरोध करूँगा कि एक वीडियो जो है हम इस पर बनाएँ और भी 1-2 आपके जो मित्र हाँ, हाँ, लोग हैं बिल्कुल, उनको आप बिल्कुल, बैठाएँ, बिल्कुल सर, कोई शंका जिसमें नहीं है। हम इस जिसमें हम इसकी समयानुसार चर्चा बिल्कुल करें बनेगा। हुँ, जिसमें हम इसकी चर्चा करेंगे कि कौन लोग हैं जो बिल्कुल सेल्फलेसली इसी काम में लगे हुए हैं और उनको वो हमारी सहायता के पूर्ण अधिकारी हैं, वो डिज़र्व करते हैं। उनकी हमें जी, सहायता करनी चाहिए और हम वो कैसे कर सकते हैं। जी। बात पैसे की है केवल। नहीं, तो मैं ये अगला हम एक मैं सर एपिसोड इसके हम मैं अवश्य बनना बता रहा हूँ, चाहिए। हम अपनी जनता से कोई अपील, किसी को दान देने की इस प्रकार से हम अपने दर्शकों को नहीं करते। हाँ, जो लोग क्या कर रहे हैं, मैं उनकी जानकारी ज़रूर शेयर कर दूँगा। उसके बाद दर्शकों पर है, दर्शकों की इच्छा पर है, जनता पर है और शनय-शनय चीज़ें होंगी, देखा जाएगा। मैं कोई अपील तो नहीं कर सकता हूँ सर अपने चैनल के माध्यम से। पर हाँ, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे। कौन क्या कर रहा है, क्या अच्छा काम कर रहा है, उसकी अवेयरनेस हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। उसके बाद दर्शकों की इच्छा, जनता की इच्छा। तो अनिल सर बहुत-बहुत धन्यवाद यह हमें इतनी अद्भुत जानकारियाँ देने के लिए और कुछ मानदंड फिक्स करने के लिए कि हम लोग की बातें तो बहुत हो रही हैं, पर वो कर्म में कैसे परिवर्तित होंगी, उसको एक दिशा देने के लिए और ये बड़ा ज़रूरी काम है, ये बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी बात आपने कही। तो धन्यवाद और दर्शकों अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, ज़रूरी लगी हों, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर फ़ॉलो करें और सर का मैं एक फ़ेसबुक पोस्ट या जहाँ सर के लेख बहुत सारे अच्छे से हैं, तो वो हम अपनी वेबसाइट पे भी जल्दी ही डालेंगे, वेबसाइट हमारी लॉन्च होगी और साथ में सर की फ़ेसबुक आईडी वगैरह जो है, वो सर को आप कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं, वो हम लिंक में ज़रूर शेयर करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों। अनिल सर बहुत-बहुत धन्यवाद। राम, राम।